गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, तो एट द एंड हमारे पास एक महीना हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बचा है। सो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, आई होप हम जल्दी से इसको कवर कर लेंगे एक महीने में। ठीक है, तो कल हमने उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत पढ़ा था। इसमें हमने थोड़ा सा डिस्कस करा था। कल हमने उपयोगिता पढ़ा था। उपयोगिता में हमने एक विश्लेषण पढ़ा था, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। ठीक है, जो कि हमारा कहलाता है, इसमें हमने दो टाइप्स की उपयोगिता पढ़ी थी। एक कुल उपयोगिता और दूसरी पढ़ी थी हमने सीमांत उपयोगिता। तो इसको जल्दी से जल्दी मैं एक बार रिवाइज करवा लेता हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो उपयोगिता होती है जब हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, और उस वस्तु को उपभोग करने के बाद जब हमारी क्या हो जाती है, उपयोगिता जब हमारी आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है, उसको मतलब हमको उसको उपभोग करने के बाद जब संतुष्टि मिल जाती है, उसी को हम उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इसके विश्लेषण पढ़े थे। हमने गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण पढ़ा था। ठीक, तो गणनावाचक में बेसिकली हमने ये पढ़ा था कि इसको हम नंबर में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, कि एक वस्तु खरीदने पे हमारी 50 उपयोगिता हमें प्रदान होती है, या दो वस्तु खरीदने से हमें 55 उपयोगिता प्रदान होती है। ठीक है, देन उसके बाद हमने उपयोगिता के उपाय पढ़े थे। इसमें पहला जो मेजर था, मेजर्स ऑफ यूटिलिटी, दैट इज कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता क्या होती है? कुल उपयोगिता आपकी एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से जब हमें जो उपयोगिता प्राप्त होती है, वही हमारी कुल उपयोगिता कहलाती है। ठीक है, जैसे कोई वस्तु X की अधिक मात्रा उपभोक्ता को अधिक संतोष प्रदान करती है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देती है जब एक वस्तु के उपभोग करने से। ठीक, देन हमने पढ़ा था सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता में हमने पढ़ा था जब हम कुल उपयोगिता, ठीक है, कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है, ऐसा परिवर्तन जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से होता है। ठीक है, मतलब जैसे कि 4 केले से हमें क्या था, 28 उपयोगिता मिल रही थी। ठीक है, 28 इकाई की कुल उपयोगिता। देन उसके बाद हम 5वें केले से कुल उपयोगिता 30 इकाई मिल रही थी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो 5वीं इकाई करने पे हमें वो सीमांत उपयोगिता मिलती है, दैट इज हमें दो इकाई की उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता मिलती है। ठीक, तो इसका कुछ फॉर्मूला मैंने इस टाइप से करवाया था। तो मार्जिनल यूटिलिटी फिफ्थ, किसकी? टोटल यूटिलिटी फिफ्थ में से, मतलब 5वीं यूनिट में से हम टोटल यूटिलिटी फोर्थ घटा देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक, और हमें कुल उपयोगिता में कितनी हो रही है, 12 की उपयोगिता हो रही है, और 2 इकाई उपयोग करने से हमें 18 की उपयोगिता हो रही है, एंड 3 इकाई लेने से हमें 22 की कुल उपयोगिता हो रही है। तो सीमांत उपयोगिता में क्या होता है कि सबसे पहले हमें 12 की उपयोगिता मिलती है। ठीक है, जो यहाँ पे होती है कुल उपयोगिता। उसके बाद इसमें जो एक्स्ट्रा आती है ना, माइनस हो जाती है, मतलब ये 12 थी अब 18 हो गया था, तो इनका जो डिफरेंस हो गया ना, वही हमारी सीमांत उपयोगिता कहलाती है दूसरी इकाई को उपभोग करने के बाद। तीसरी इकाई को उपभोग करने के बाद जो हमारी सीमांत उपयोगिता होती है, वो होती है 4। ठीक है, कुल उपयोगिता आपकी कभी भी नेगेटिव में नहीं जाती है, जैसे आपकी सीमांत उपयोगिता यहाँ पे नेगेटिव में दिख रही है। ठीक है, तो कुल उपयोगिता कैसे जाती है? पहले 12 जाएगी, फिर 18, फिर 22, फिर 24, फिर रुक जाती है। ठीक है, मतलब आपने किसी वस्तु का उपभोग करा, सपोज आपने आइसक्रीम खाई, एक आइसक्रीम से आपको 12 की कुल उपयोगिता मिलती है, 2 खाने पे आपको 18 की उपयोगिता मिलती है।
एंड 3 को खाने से आपको 22 की उपयोगिता मिलती है और 4 जैसे आप चौथी आइसक्रीम खाते हो, आपको सबसे हाईएस्ट जो आपकी हंगर होती है वो 24 उपयोगिता होती है, ठीक है? देन जब 5वीं खाते हो आप तो आपकी भूख मतलब आपका मन थोड़ा उसमें मन मर जाता है मतलब, ठीक है? बेसिकली कहने का मतलब ये। लेकिन जैसे आप छठी खाते हो उसके बाद आपकी उपयोगिता घटने लगती है, आपकी इच्छा भी उसको खाने की घटने लगती है। लेकिन सीमांत उपयोगिता में क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी में आपका पहले तो 12 होती है, ठीक है? जैसे सेम इसमें होती है उपयोगिता में हमारी सीमांत उपयोगिता। देन उसके बाद घटती जाती है, ठीक है? 6 होती है, फिर 4 होती है, फिर 2 होती है, फिर जो है हमारी 0 एक बार हमारी उपयोगिता इसमें 0 भी होती है, ठीक है? देन हमारी उपयोगिता इसमें माइनस में भी चली जाती है सीमांत उपयोगिता में, जो कि हमारी कुल उपयोगिता में नहीं जाती है, ठीक है? इसका बेसिकली हम ग्राफ भी समझ सकते हैं। ये बेसिकली डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ सकता है 6 नंबर का कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध मतलब स्थापित कीजिए, ठीक है? या इसकी व्याख्या कीजिए। तो आपको ये ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा उसमें, अगर इस टाइप का अगर 6 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है? आपको ये एक तालिका बनानी होगी। पहले तो आपको जैसे क्वेश्चन आएगा ना कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में को समझाइए, तो आपने पहले कुल उपयोगिता के बारे में लिखना है, उसमें एक एग्जाम्पल देना है, फिर सीमांत उपयोगिता लिखना है, उसका एग्जाम्पल देना है। देन आपको एक जो है सीधे आपको ये तालिका बना देनी है, ठीक? कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में, ठीक है? देन आपको ये ग्राफ बनाना है, ठीक है? ये आपका दोनों को डिफाइन करता है, सीमांत उपयोगिता भी और कुल उपयोगिता को भी, ठीक है? तो बेसिकली वस्तु उपभोग करी तो आपकी कुल उपयोगिता 12 थी। जब आपने दो वस्तुओं का उपभोग करा तो आपकी टोटल यूटिलिटी और बढ़ के 18 हो गई, ठीक है? तीसरी वस्तु का उपभोग करने पे आपकी कुल उपयोगिता बढ़ती गई, चौथी पे आपकी बढ़ती गई, फिर रुक गई और उतनी ही बढ़ी अगली 5वीं को लेने के बाद भी। लेकिन छठी को लेने के बाद हमारी कुल उपयोगिता घट जाती है नीचे। सीमांत उपयोगिता के ग्राफ में क्या होता है, पहले हम एक यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो हमारी सीमांत उपयोगिता जो है ये होती है 14, ठीक है? देन हमारी सीमांत उपयोगिता दूसरी वस्तु को उपभोग करने पे हमारी सीमांत उपयोगिता 6 हो जाती है, ठीक है? तीसरी वस्तु का उपभोग करने पे हमारी 4 हो जाती है, फिर 2 हो जाती है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि ये 0 हो जाती है, ठीक है? और फिर माइनस में चली जाती है ये नीचे, ठीक है? जैसे यहाँ पे तालिका में दिखाया गया है, ठीक है? ये तो थी हमारी इतनी सी बात। गणनावाचक उपयोगिता का विश्लेषण। दूसरा जो उपयोगिता का विश्लेषण होता है वो होता है हमारा क्रमवाचक। क्रमवाचक मतलब हम ऑर्डरिंग देते हैं, ठीक है? इसमें बेसिकली हम गणना नहीं करते हैं किसी चीज की, ठीक है? दूसरी उपयोगिता विश्लेषण हमारी क्रमवाचक कहलाती है। तो ये विश्लेषण क्या होता है, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण समझने में सरल है। सरल क्यों है, क्योंकि इसमें संख्याओं के रूप में इसको व्यक्त नहीं किया जाता है। जैसे एक वस्तु का हमें उपभोग करेंगे तो हमें 20, 25, 30 इस टाइप का हम इसमें नहीं करेंगे, ठीक है? इसका एक बड़ा दोष है, वास्तविक जीवन में हम उपयोगिता को संख्याओं के रूप में कभी व्यक्त नहीं करते। अधिक से अधिक हम कम या अधिक उपयोगिता के आधार पर क्रम दे सकते हैं, ठीक है? मतलब ऑर्डर दे सकते हैं हम कि दो वस्तुओं का एक बंडल लेते हैं हम इसमें, जैसे आम और केले। केले को ले लिया हमने, ठीक है? जैसे यहाँ पे ग्राफ में दे भी रखा है, ठीक? तो ये विश्लेषण क्या कहता है, वास्तविक जीवन में हम उपयोगिता को संख्याओं के रूप में कभी व्यक्त नहीं करते हैं, ठीक है? मतलब रियल लाइफ में जो है हम
कभी भी संख्याओं में अपनी सेटिस्फेक्शन को नहीं देखते कि जैसे हमने 2 रोटी खाई तो हमें कितने की उपयोगिता मिली, ठीक है? कभी नहीं बोलते ना घर में कि हमने भाई 5 रोटी खा ली, हमें आज हमको 10 की उपयोगिता मिल गई, ठीक है? 10 का पेट भर गया हमारा, 20 का पेट भर गया। तो रियल लाइफ में मतलब गणनावाचक उपयोगिता का कोई विश्लेषण नहीं होता है, ठीक है? क्रमवाचक उपयोगिता को ही माना जाता है, ठीक है? क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण को ही माना जाता है। तो उपभोक्ता उपयोगिता को संख्याओं में नहीं मापता है, ठीक है? यद्यपि वह विभिन्न उपभोक्ता बंडलों को क्रम देता है, ठीक है? यही क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण प्रश्न का प्रारंभिक बिंदु है। एक अनधिमान वक्र है, ठीक है? इसको इंडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं, ठीक है? अनधिमान वक्र सभी बिंदु जैसे ए बी सी डी, ठीक है, ये हमको क्या देते हैं? समान स्तर की उपयोगिता देते हैं, ठीक है? समान स्तर का संतोष प्रदान करते हैं, ठीक है? सकते हो, ठीक है? जैसे आपके पास कोई मार्केट में 2 वस्तुएं हैं, ठीक है? आम और केला ही है। तो अगर क्या होता है कि केले का अगर प्राइस बढ़ता है तो आप उसकी एक मात्रा को कम कर सकते हो, ठीक है? सपोज आपको 1 किलो आम का प्राइस होता है 50 रुपए, ठीक है? और वहीं पे 1 दर्जन का आपको 30 रुपए मिलता है। तो आप इस टाइप से उनको अपनी भूख को संतुष्टि दोगे कि या तो मैं 30 के आधा दर्जन या तो मैं केले खरीद लूँ और आम को 50 का ना खरीद के मैं 20 के ही खरीद लूँ, आधा किलो खरीद लूँ 25 के, ठीक है? तो इस हिसाब से हम अपने आप को संतुष्ट करते हैं अपनी उपयोगिता को, ठीक है? मतलब एक आम की इकाई को घटाने के लिए हमें अगर हमें आम की 1 इकाई बढ़ानी होगी तो केले की 1 इकाई को हमें घटाना होगा, ठीक है? इसका कहने का मतलब ये है। तो इसका जो वो समझेंगे हम यहाँ से समझेंगे, ठीक है? कि 1 केले को अगर हम खाते हैं और 15 केले की हम क्वांटिटी लेते हैं तो हमारा एमआरएस कुछ नहीं होता उस टाइम पे, ठीक है? लेकिन अगर हम इसकी एक क्वांटिटी बढ़ाते हैं और इसकी एक क्वांटिटी घटाते हैं तो जो हमारा सीमांत प्रतिस्थापन दर होता है वो हमारा कुछ इस तरह से हो जाता है 3 और 1, ठीक है? मतलब 15 से हम 12 पे आए तो हमने 3 इकाई इसकी घटाई और इसकी 1 बढ़ाई, ठीक है? मतलब इसको 1 बढ़ाने के लिए हमारा एमआरएस जो है 31 होना चाहिए, ठीक है? एक केले की मात्रा को बढ़ाने के लिए। सेम संयोग सी में भी हम देखेंगे कि 1 केले की मात्रा को बढ़ाने के लिए हमें 2 आम की मात्रा को घटाना पड़ेगा, ठीक है? सेम डी संयोग में भी देखेंगे कि 1 केले की मात्रा को बढ़ाने के लिए हमको 1 आम की मात्रा को घटाना पड़ रहा है, ठीक है? तो ये था हमारा क्रमवाचक उपयोगिता, ठीक है? कि मतलब हमारे पास जो है बंडल्स होते हैं। बंडल्स का कहने का मतलब है कि 2 वस्तुओं का एक वो भी कह सकते हो आप, एक थैला है, ठीक है? उसमें 2 चीज़ें हैं, तो अलग-अलग थैले हैं। तो हम इसमें अपनी इनकम को भी देखते हैं, ठीक है? जितना हमारे पास इनकम होगा वो हम बजट सेट में पढ़ेंगे यहाँ पे कि जितनी हमारे पास इनकम होगी, हम उस हिसाब से अपने उसको चूज़ करेंगे, ठीक है? पदार्थों को, ठीक है? वस्तुओं को मतलब। कुछ छूट रहा है क्या? ये तो हमने पढ़ा ही है। चीज़ है। ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है? ह्रासमान उपयोगिता का नियम, ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है? पेपर। तो ये चीजें, कुछ चीजें तो हमें जो है रटनी पड़ेंगी अब, ठीक है?
तो ये जो होता है ह्रासमान उपयोगिता का नियम, इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये होता क्या है कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम हमें क्या बताता है कि अगर ठीक है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम बताता है कि वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई कम सीमांत उपयोगिता प्रदान करती है। ठीक है, इसलिए व्यक्ति प्रत्येक अगली इकाई के लिए उतना देने के लिए इच्छुक नहीं होगा और इसी कारण मांग वक्र नीचे की ओर ढलाव अपना मतलब नीचे की ओर ढलवा वक्र होता है, जैसे ये है। ठीक है, ये मतलब अगर सपोज किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वो दूसरी वस्तु को चूज करेगा, मतलब अपनी मात्रा को घटा देगा। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई बंडल है, एक में केले हैं और एक में आम है, उसका हमारे पास एक बंडल है। तो अगर उसमें केले का प्राइस बढ़ रहा है तो हम उस केले की क्वांटिटी को मात्रा को घटा देंगे। तो यही हमारा ह्रासमान का क्या होता है, ह्रासमान उपयोगिता नियम कहलाता है, लॉ ऑफ। हाँ, सेकंड जो एनालाइज हम पढ़ेंगे वो है हमारा क्रमवाचक, ये हमने अभी पढ़ लिया है। ठीक है, यहाँ पर एक हम दूसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे उसका, अनादिमान वक्र का। ठीक है, इसमें हम दो स्थानापन्न वस्तुओं को लेते हैं। स्थानापन्न वस्तु एक होती है अगर जैसे अ, वस्तुएं मतलब सेम होती है उनकी, लेकिन हम एक इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अपनी आवश्यकताओं हमारी उनसे भी सेटिस्फाई हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है इनके द्वारा कि 5 रुपए के नोटों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे नोट दिए गए हैं और यहाँ पे सिक्के दिए गए हैं, वैल्यू दोनों की सेम ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एमआरएस रहता है वो सेम रहता है। ठीक है, तो ए संयोग में क्या होता है, हम हमारे पास एक क्वांटिटी होती है। ठीक है, 5 रुपए के सिक्कों के, और इसमें होती है 8। तो यहाँ पे तो हमारी कोई भी एमआरएस नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन बी संयोग में क्या होता है, हमें एक एक क्वांटिटी हमने नोटों की बढ़ा दी है। ठीक है, मतलब 2 नोट आ गए हैं हमारे पास, तो हमने सिक्कों में क्या करा, एक सिक्के की मात्रा को हमने कम कर दिया। ठीक है, तो हमारा जो एमआरएस हो गया है वो हमारा 1:1 हो गया है। ठीक है, एंड सेम सी में भी चलता रहेगा। अगर एक क्वांटिटी हम नोटों की बढ़ा देते हैं तो हमें सिक्के की एक क्वांटिटी माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड डी संयोग में भी हमारा यही होता है कि अगर एक क्वांटिटी हमें नोटों की बढ़ानी पड़ेगी, मतलब 4 नोट 5 रुपए के करने पड़ेंगे, तो हमें 5 रुपए के सिक्कों की संख्या एक कम करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बेसिकली इंडिफरेंस कर्व का ही एक एग्जांपल था। ठीक, हाँ, दो वस्तुओं का अनादिमान वक्र जो पूर्ण स्थानापन्न होती है। ठीक है, एक सीधी रेखा होती है।
ठीक है, इस टाइप से कुछ इसका ग्राफ होता है। ठीक है, अब आता है हमारे पास एकदिष्ट अधिमान। एकदिष्ट अधिमान क्या होता है, इसके बहुत से क्वेश्चन आए भी हैं हमारे एग्जाम में और आते भी रहते हैं। ठीक है, एकदिष्ट अधिमान कुछ नहीं होता है बेसिकली, ये इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं कि सपोज हमारे पास एक तो ये थैला है। ठीक है, इसमें हमारे पास 1 kg क्या होता है, 1 kg हमारे पास टोमेटो होता है। ठीक है, मतलब टमाटर। ठीक है, एंड 2 kg होता है हमारे पास क्या, पोटैटो ले लो आप, आलू। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास एक बैग है। ठीक है, एंड दूसरा बैग है हमारे पास, सेम बैग है हमारे पास। ठीक है, इसमें भी हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास ऐसा नहीं होता है, इसमें हमारे पास आधा kg होता है टोमेटो, एंड हमारे पास 2 kg होता है पोटैटो। ठीक है, 2 kg होता है हमारे पास पोटैटो। तो अब आप ही बताओ हमको कि आप कौन से थैले को चूज करोगे। ठीक है, बेसिकली इस थैले को मैं ए दे देता हूँ और इस थैले को मैं बी नाम देता हूँ। तो ओबियसली यार आप सभी लोग जो है फर्स्ट ए वाले थैले को चूज करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि हमें इस वाले जो थैले में है 1 इकाई हमको क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है। इसमें टमाटो हमें 1 किलो मिल रहे हैं और जो बी वाला हमारे पास थैला है उसमें हमको आधा किलो टमाटो मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि अगर किन्हीं 2 बंडलों को, ठीक है, जैसे मैंने थैले का एग्जांपल लिया था, इसमें सपोज ये हमारे टमाटर हैं, ये हमारे आलू है। ठीक है, और दूसरा जो थैला है हमारे पास वो ये टमाटर है, ये आलू हो गया। ठीक है, में ये वाला ए थैला हो गया। ठीक है, ए थैले में कम से कम एक वस्तु हो और जो बी वाला थैला है की तुलना में अन्य वस्तु की कम मात्रा न हो। ठीक है, मतलब उससे ज्यादा मात्रा हो, तो उपभोक्ता बी वाले थैले की बजाय ए वाला थैला अधिमान देगा। ठीक है, प्रेफरेंस देगा, मतलब अधिमानों के इस प्रकार को एकदिष्ट अधिमान कहते हैं। ठीक है, अधिमान मीन्स प्रेफरेंस होता है, उसको प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो इसका ये मतलब था। और ठीक है, इतना आपको समझ में आएगा। देन अब अनधिमान मानचित्र को हम समझेंगे। ठीक है, अनधिमान मानचित्र होता है डिफरेंस का, मतलब दो वस्तुओं को उनका जो संयोग होता है उसको हम इसमें समझेंगे। ठीक है, तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो हम समझेंगे। ठीक है, तो यदि उपभोक्ता दो बंडलों, सॉरी ये वाला नहीं है। ठीक है, हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, हम अभी इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि अधिमान वक्रों के लक्षण तथा विशेषताएं। ठीक है, तो पहली जो इसकी विशेषता है वो अनधिमान वक्र दाएं से बाएं नीचे की ओर ढलवा होता है। ठीक है, ढलवा होता है मतलब एक अनधिमान वक्र दाएं से बाएं नीचे की ओर, मतलब आप जो कह सकते हो आपका इस टाइप से इंडिफरेंस कर्व होता है। ठीक है, बाएं से दाएं की ओर ढलवा होता है, जिसका अर्थ है कि ये अधिक एक्स वस्तु प्राप्त करने के लिए क्या होता है, उपभोक्ता को, ये हमारी एक्स वस्तु है, ये वाई वस्तु है। ठीक है, तो वाई वस्तु की कुछ मात्रा को क्या करना पड़ेगा, हमें को त्याग करना पड़ेगा ताकि हम अपने आप को मतलब बराबर संतुष्टि दे सकें। ठीक है, उस हिसाब से हम उस वाई की मात्रा को
त्याग करेंगे। ठीक है, उपभोक्ता y वस्तु की कुछ मात्रा का x वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने पर त्याग नहीं करता है, तो इसका यह अर्थ होगा कि उपभोक्ता y की वस्तु वही अथवा अधिक मात्रा में x वस्तु के बदले प्राप्त करता है। ठीक है, और वह एक उच्च अनधिमान वक्र पर चला जाता है। अतः जब उपभोक्ता उसी अनधिमान वक्र पर स्थित है, केलों में वृद्धि को आमों की मात्रा कम करके क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। मतलब यहाँ भी ये कह रहा है कि अगर आप इसकी एक क्वांटिटी कम नहीं करते हो, तो आपको इसके लिए जो है अधिक अधिक इसकी क्वांटिटी आपको लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, दूसरी जो अनधिमान वक्र की विशेषता होती है वो यह होती है कि उच्च अनधिमान वक्र उपयोगिता की उच्च स्तर को प्रदान करता है। मतलब हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व गिव्स ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, जितना मतलब आपका हायर होगा इंडिफरेंस कर्व, वो उतनी आपको संतुष्टि प्रदान करेगा। ठीक है, जी ठीक है, मतलब यहाँ पे आप ये वाली जो होगी आपको अधिक संतुष्टि, मतलब सबसे अच्छा अनधिकृत अनधिमान वक्र सबसे आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, I3 वाला संयोगों ए बी तथा सी में आमों की समान मात्रा है, परंतु केलों की मात्रा भिन्न है। संयोग बी ए की अपेक्षा उपयोगिता का उच्च स्तर प्रदान करेगा, इसलिए बी ए की अपेक्षा एक ऊंचे अनधिमान वक्र पर होगा, अधिक संतोष को व्यक्त करेगा। इसी भांति सी में बी की अपेक्षा अधिक केले हैं। मतलब यहाँ पे अगर आम को आप कुछ भी नहीं बढ़ाते हो और आप खाली केले की मात्रा बढ़ाते रहते हो, ठीक है, तो आपको ये हाईएस्ट संतुष्टि देगा। ठीक है, देन जो तीसरी इसकी विशेषता है, दो अनधिमान वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ठीक है, मतलब ये इस तरह से कभी नहीं होते हैं, ये इस तरह से कभी काटते नहीं है, क्योंकि दो जो वस्तुएं होती है वो आपको दोनों क्या करती है, समान संतुष्टि आपको प्रदान करती है। ठीक है, इसलिए जो है ये क्रॉस नहीं काटते हैं जो दो अनधिमान वक्र होते हैं। ठीक है,